सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोबारा से 20 फैक्ट्स बताऊंगा पोकेमॉन के बारे में। और सारे फैक्ट सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे एंड ज्यादातर फैक्ट यार आपको पता भी नहीं होंगे। तो हाँ, इस सीरीज को मैं लगभग 1 मंथ बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ। फैक्ट नंबर 1, तो क्या आपको पता है पोकेमॉन की सबसे पहली मूवी यानी कि म्यूटू स्ट्राइक बैक 1998 में रिलीज हुई थी और उस टाइम के लिए ये मूवी सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमे मूवी थी, यानी कि इस मूवी से ज्यादा किसी भी एनिमे मूवी ने नहीं कमाया था। बट करंटली ये रिकॉर्ड टूट चुका है। काफी सारे एनिमे मूवीज ने म्यूटू स्ट्राइक बैक से भी ज्यादा कमा लिया है, बट काफी समय तक ये रिकॉर्ड म्यूटू स्ट्राइक बैक के पास ही था। और फैक्ट नंबर 2, तो जैसा कि आपको पता होगा पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे नए टाइपिंग्स को ऐड किया जाता है, बट सभी टाइपिंग को ऐड करने से पहले प्लान करके रखा होता है कि इसको ऐड करा जाने वाला है। बट क्या आपको पता है ड्रैगन टाइप को ऐड करने से पहले ऐसा प्लान नहीं किया गया था, बल्कि जनरेशन 1 के गेम्स के अंदर ड्रैगन टाइप को बिल्कुल लास्ट में ऐड किया गया था। और इसी वजह से आप जनरेशन 1 के गेम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जो कि है ड्रैगनाइट, और एक ही ड्रैगन टाइप मूव है जो कि है ड्रैगन रेज। फैक्ट नंबर 3, तो पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ ऐसे अटैक्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका डैमेज पहले से कंफर्म्ड होता है, जैसे कि सेस्मिक टॉस, नाइट शेड या फिर सोनिक बूम। इन सारे मूव्स का यार एक कंफर्म डैमेज होता है, उससे ज्यादा या फिर उससे कम डैमेज ये नहीं देते। तो क्या आपको पता है जेन 1 या फिर कैंटो के गेम्स के अंदर ये सारे मूव्स उन पोकेमॉन को भी हिट कर जाते थे जो कि इनके खिलाफ इम्यून हो, जैसे कि सेस्मिक टॉस और सोनिक बूम फाइटिंग और नॉर्मल टाइप मूव है जो कि घोस्ट टाइप पे इफेक्ट नहीं करते। मतलब इन दोनों टाइपिंग के मूव घोस्ट टाइप को डैमेज नहीं देते, बट क्योंकि सेस्मिक टॉस और सोनिक बूम का कंफर्म डैमेज था तो वो घोस्ट टाइप के ऊपर इफेक्ट करते थे और डैमेज भी देते थे। और सिर्फ यही दोनों मूव्स ने जितने भी मूव्स का कंफर्म डैमेज था वो बिल्कुल टाइप इफेक्टिवनेस को इग्नोर ही कर देते थे और डैमेज दे देते थे। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता आइविस और कैंटो रीजन का इकलौता ऐसा पोकेमॉन था जिसका नाम आई से शुरू होता था। और सिमिलरली जनरेशन 3 यानी कि होइन में भी एक लौता ऐसा पोकेमॉन इल्यूमाइसी था जिसका नाम आई से शुरू होता था। फैक्ट नंबर 5, तो आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि कैलोस के अंदर अब तक के सबसे कम पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, बट क्या आपको पता है इसके अलावा कैलोस ही वो रीजन था जिसमें सबसे कम मूव्स, एबिलिटीज और लेजेंडरी पोकेमॉन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्योंकि कैलोस के अंदर मिथिकल को ना काउंट करे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही लेजेंडरी पोकेमॉन थे जो कि थे येवेल्टल, जर्नियस और ज़ायगार्ड। और यहाँ पे 27 नए पोकेमॉन एबिलिटीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि सारे रीजन के मुकाबले सबसे कम थे। और कैलोस के अंदर 62 नए पोकेमॉन अटैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि सबसे कम थे सारे पोकेमॉन रीजन्स के मुकाबले। फैक्ट नंबर 6, तो क्या आपको पता है अब तक का पोकेमॉन एनिमे का लोवेस्ट रेटेड एपिसोड कौन सा है? तो वो और कोई नहीं बल्कि वो एपिसोड है जिसमें ऐश वर्सेस अलान की बैटल होती है जो कि डाउन टू द फायरी फिनिश। इस एपिसोड को 10 में से सिर्फ और सिर्फ 4 रेटिंग मिली है और इसके पीछे का रीजन तो ऑब्वियस है क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ऐश फाइनल्स हार गया था कैलोस के इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी। और इसी के बाद यार पोकेमॉन फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे जिस वजह से इस एपिसोड को इतनी कम रेटिंग मिली थी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है मेल्टन एक लौता ऐसा मिथिकल पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व होने का केपेबल है, क्योंकि यार मेल्टन एक मिथिकल पोकेमॉन है एंड वो इवॉल्व हो सकता है मेलमेटल में। और इसके अलावा कोई भी मिथिकल पोकेमॉन विकसित नहीं हो सकता क्योंकि उन सबके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज होता है। और इसके अलावा लेजेंडरी पोकेमॉन में कॉस्मो, कुफू या फिर टैपनल इवॉल्व हो सकते हैं, बट मिथिकल में एक ही है जो कि है मेल्टन। फैक्ट नंबर 8, तो डोडो और डोड्रियो पोकेमॉन ऑस्ट्रिच के ऊपर बेस्ड है जिस वजह से वो उड़ नहीं सकते, बट क्या आपको पता है इसके बावजूद भी डोडो और डोड्रियो पोकेमॉन उड़ सकते हैं क्योंकि यार ये दोनों ही पोकेमॉन्स अपने सर को पंखे की तरह फिर हेलीकॉप्टर के विंग्स की तरह घुमा के उड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कैंटो के पूरे 8 जिम लीडर में से 5 जिम लीडर टीम रॉकेट के लिए काम करते हैं जो कि है जियोवानी, एल्टीसर्च, कोगा, सबरीना और ब्लेन। और ये हमें पता चला था पोकेमॉन मांगा के अंदर जहाँ पे एल्टीसर्च, कोगा और सबरीना हेड की तरह सर्व करते थे टीम रॉकेट में, और वहीं पे ब्लेन टीम रॉकेट के लिए साइंटिस्ट की तरह काम करता था एंड जियोवानी तो बॉस है ही टीम रॉकेट का। और फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जनरेशन 1 के गेम्स के अंदर यानी कि कैंटो रीजन के गेम्स के अंदर आपका पोकेबॉल एक्चुअली मिस भी हो सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके अटैक्स मिस होते उसी तरह से पोकेबॉल भी मिस हो जाता था या फिर पोकेमॉन उसको डॉज कर लेते थे। तो मैंने तो काफी सारे फैक्ट बता दिए, तो आप टेस्ट करते कि आपको कितनी ज्यादा नॉलेज है पोकेमॉन के बारे में। तो बताओ पोकेमॉन वर्ल्ड में किस पोकेमॉन के पास सबसे ज्यादा फॉर्म्स हैं? फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है जापानीज में डार्क टाइप को एविल टाइप की तरह बुलाया जाता है और इसी वजह से डार्क टाइप के पास थीफ, स्नैच या फिर सकर पंच जैसे मूव्स भी हैं। और वहीं पे इसके कॉन्ट्रास्ट में बग टाइपिंग को जापानीज में हीरोइक टाइपिंग की तरह माना जाता है और शायद से इसी वजह से बग टाइपिंग हमेशा से डार्क टाइपिंग के ऊपर सुपर इफेक्टिव रही है या फिर डार्क टाइपिंग वीक रही है बग टाइपिंग से।
और फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है जेन 4 या फिर सिनो से पहले ऐश का पिकाचू एक लौता इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था जिसको किसी मेन कैरेक्टर ने ओन किया हो या फिर पकड़ा हो। और इसके बाद सिनो में डॉन ने पाचिरिसु को पकड़ लिया था जो कि अगेन एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन थी। और इसके बाद क्लेमोंट और बॉनी के पास भी लग्जर और डेडेने दिखाए गए थे, बट सिनो से पहले पिकाचू एक लौता इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था किसी मेन कैरेक्टर के पास। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है पोकेमॉन एनिमे के अंदर जो जेसिका कैरेक्टर है वो पोकेमॉन के चीफ राइटर यानी कि ताकेशी शुडो ने अपनी गर्लफ्रेंड से इंस्पायर होकर बनाया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि उनके गर्लफ्रेंड का नेचर बिल्कुल जेसी की तरह था यानी कि वायलेंट टाइप का था, और इसी वजह से उन्होंने जेसी को भी बिल्कुल इसी तरह का बनाया था। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे कम मूव्स कौन सा पोकेमॉन लर्न कर सकता है? तो वो पोकेमॉन है अननोन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव को लर्न कर सकता है, एंड वो मूव है हिडन पावर जो कि नॉर्मल टाइप का मूव है, और इसको छोड़कर वो टीएम या फिर लेवल अप से और कोई भी मूव लर्न नहीं कर सकता। और फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है व्रम्पल पोकेमॉन वर्ल्ड का इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि ब्रांच एवोल्यूशन होने के बाद भी इवॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल रॉड सबसे पहले कर्लिया में इवॉल्व होता है एंड फिर वो आगे जाके इवॉल्व होता है गलेड या फिर गार्डिवोर में जो कि उनका फाइनल एवोल्यूशन होता है। बट व्रम्पल के केस में ऐसा नहीं है, वो सबसे पहले तो ब्रांच एवोल्यूशन सेकंड स्टेज में ही कर लेता है जो कि इवॉल्व होता है कैस्कून में या फिर सिल्कून में, एंड इसके बाद भी इनका एक और एवोल्यूशन बचा हुआ होता है यानी कि कैस्कून इवॉल्व होता है डस्टॉस्क में एंड सिल्कून इवॉल्व होता है ब्यूटीफ्लाई में। फैक्ट नंबर 16, तो फायर ब्लास्ट के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये फायर टाइप का एक अटैक होता है, और पोकेमॉन एनिमे के अंदर जब भी कोई पोकेमॉन इसको यूज करता है तो एक सिंबल बना हुआ आता है। तो क्या आपको पता है इस सिंबल का भी एक्चुअली में एक मीनिंग है? तो इस सिंबल का मतलब जापानीज में कांजी होता है जिसका मतलब होता है फायर, और जब भी एक पोकेमॉन फायर ब्लास्ट यूज करता है तो यही सिंबल आता है। तो हाँ यार, काफी ऑसम फैक्ट था। और फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है पोकेमॉन वर्ल्ड में बोल्डर इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास 3 लेग्स हैं, यानी कि बोल्डर को छोड़कर पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी भी पोकेमॉन के पास 3 पैर नहीं है। किसी पोकेमॉन के पास 2 है, किसी पोकेमॉन के पास 4 पैर है, किसी के पास उससे भी ज्यादा है, बट किसी के पास भी 3 नहीं है बोल्डर को छोड़ के। और फैक्ट नंबर 18, तो अभी तक हमें काफी सारे चैंपियन दिखाए गए जैसे कि सिंथिया या फिर लैंस, बट क्या आप जानते हो कि अब तक का सबसे यंगेस्ट चैंपियन कौन है? तो वो और कोई नहीं है बल्कि वो है हमारा ऐश और आयरिस। इन दोनों की एज 10 है जो कि सबसे कम है सारे चैंपियंस के मुकाबले, और इसी वजह से ये अब तक के सबसे यंगेस्ट चैंपियन है। और फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है जनरेशन 2 के गेम्स यानी कि पोकेमॉन गोल्डन सिल्वर में वाइल्ड पोकेमॉन एक्चुअली में भाग सकते थे, यानी कि इन गेम्स के अंदर आप किसी भी वाइल्ड पोकेमॉन से इनकाउंटर करते हो तो वो अपने आप भाग सकता था बैटल से। बट प्लेयर्स को ये फीचर बहुत ज्यादा खराब लगा क्योंकि काफी बार रेयर पोकेमॉन भी भाग जाते थे, जिस वजह से इस फीचर को आगे जाके निकाल दिया गया। बट अभी भी ये फीचर आपको सफारी जोन में देखने को मिल जाएगा जहाँ पे पोकेमॉन अपने आप भाग सकते हैं। और फाइनली द फाइनल फैक्ट यानी कि फैक्ट नंबर 20, तो क्या आपको पता है ऐश के इन्फर्नेप का फायर ब्लिट्स किससे और पोकेमॉन के फायर ब्लिट्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यार ऐश के इन्फर्नेप को छोड़कर जब भी कोई पोकेमॉन फायर ब्लिट्स यूज करता था पोकेमॉन एनिमे के अंदर तो उसका फायर ब्लिट्स या तो येलो कलर का होता था या तो रेड कलर का होता था, बट जब भी ऐश का इन्फर्नेप फायर ब्लिट्स का यूज करता था तो उसका अटैक यार ब्लू कलर का होता था। और ये तो आपको पता होगा कि जब एक फ्लेम बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो रेड के बजाय ब्लू हो जाती है, यानी कि रेड के मुकाबले ब्लू फ्लेम बहुत ज्यादा गर्म होती है। और यही सेम केस है ऐश के इन्फर्नेप और बाकी पोकेमॉन्स के फायर ब्लिट्स के साथ। ऐश के इन्फर्नेप का फायर ब्लिट्स ब्लू है, वहीं पे बाकी का रेड है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो मिलेंगे ऐसे और सम कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।